आप अपने खर्चे पर दिल्ली पहुंचते हैं, हज़ारों रुपए खर्च करते हैं फ्लाइट्स के लिए, अकोमोडेशंस के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए, एग्जीबिशन बूथ के लिए भी पैसा देते हैं। फिर अचानक आपको पता लगता है कि वो एआई डिवाइसेस जो आपने उस बूथ में रखे थे गायब हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं और आप दरअसल ऐसा वहाँ देखते हैं जो कि देश की सबसे सुरक्षित वेन्यू थी। It happened in AI Impact Summit 2026. And obviously consider that Galgotia fiasco. आपको मालूम ही है कि कैसे एक चीनी रोबोट डॉग को स्टॉल पर ऐसे प्रेजेंट किया गया जैसे उन्होंने खुद उसे इनोवेट किया है और एक तरह से देश भर के लिए पब्लिक किस्म का एम्बैरेसमेंट भुगतना पड़ा है। हेडलाइंस देश भर की और इनफैक्ट चीनी अखबारों ने भी इसका मजाक उड़ाया। तो कुल मिलाकर यह था AI Impact Summit 2026 जो कि दिल्ली में हुआ। इसी समिट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर किया कि AI जो है इट मस्ट बी एंकर्ड इन ह्यूमन वैल्यूज एंड अलाइंड विद ह्यूमैनिटीज कलेक्टिव प्रोग्रेस। कुल मिलाकर हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि खुद प्रधानमंत्री ये मान रहे हैं कि AI को मानवीय मूल्यों के साथ और मानवता के जो बड़े सरोकार हैं उनसे जोड़कर देखना चाहिए। ऐसे में हमारे लिए आज ये सवाल है कि ये जो भव्यता थी AI इम्पैक्ट समिट की और ये जो ऑप्टिक्स था उस समय, उसके जो भाषण थे, उनके पीछे वास्तव में इंडिया का जो AI सेक्टर है वो कर क्या रहा है, हम किस पोजीशन पर हैं, हमें क्या करना चाहिए, हम भारत की जो AI महत्वाकांक्षाएं हैं, उसके जो प्रॉमिसेस हैं और उस जो पिटफॉल्स हैं, आज हम इस पर बात करने वाले हैं। आज हम पड़ताल करेंगे कि जो मुख्यधारा मीडिया जिस तरीके से डायलॉग करता है, जो संवाद करता है, उससे भिन्न हम इसे समझें कि ये केवल डिबेट्स और चिल्लाहट के बीच में वास्तविक मीनिंग कहाँ पर है, AI का क्या इम्पैक्ट आम लोगों के लिए, लाखों करोड़ों लोगों के लिए पड़ने वाला है। आज उस पर बात करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि आपको अपने काम, अपनी प्राइवेसी, अपनी इकोनॉमी और जो इंडिया का कुल मिला के जो ग्लोबल लेवल पर जो इंडिया की भूमिका है उसको लेकर AI के साथ आप कैसे देखते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ से जुड़ते हैं तो आपको यह वीडियो अंत तक देखना चाहिए। कोशिश करें कि अंत तक बने रहें क्योंकि हम स्लोगन से परे और ये जो एक किस्म का ग्लॉसी किस्म के डेमो तैयार हुए हैं, रोजाना पूरे अखबार के विज्ञापन जो आए हैं, उसके परे AI पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, हमने जब बात की कि जो फाउंडर्स थे, जो AI की कंपनियां थी, उनका सामान चोरी हुआ, हम बात कर रहे थे धनंजय यादव की, जो कि को फाउंडर और CEO हैं बेंगलोर के न्यूसेपियंस के। स्वागत है आपका प्लीज सिट डाउन के संस्करण में। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली में हुए AI समिट को लेकर। एक हफ्ते के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक तरह का थिएटर बना भारत में। ये जो प्रगति मैदान, जो पुराना प्रगति मैदान हुआ करता था, उसमें हुआ AI इम्पैक्ट समिट 2026। ये केवल एक एक्सपो नहीं था, एक तरह से एक इंटेंट की घोषणा थी। हमारा देश ये बताने की कोशिश कर रहा था कि वी हैव अराइव्ड इन द AI डोमेन। स्टेक्स बहुत हाई। AI को, अगर आप AI को लेकर आज बात कर रहे हैं 2026 में, तो हम बहुत हाई स्टेक्स की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं में दक्षता का सवाल, एफिशिएंसी का सवाल, क्योंकि AI बताता है कि डायग्नोस्टिक्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से प्रभावित हो रहे हैं AI से, और भारत को इसकी ज़रूरत है क्योंकि हमारे यहाँ डायग्नोस्टिक्स को लेकर जाहिर है कि बहुत बड़ा गैप है। इसी तरीके से एग्रीकल्चर में AI जो उपकरण है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम मानसून पे डिपेंडेंट एक एग्रीकल्चर इकॉनमी है। ऐसे में AI हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। AI इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि जो सिक्योरिटी का सवाल है वह AI से जुड़ा हुआ माना जाता है। सर्विलेंस टूल्स जो हैं वो AI जो है उससे निर्देशित हो रहे हैं। तो AI इज नॉट जस्ट एन अपॉर्चुनिटी। ये भी सही है कि हमने बार बार बात की है कि AI में बायस का सवाल है, AI में प्राइवेसी इरोजन का सवाल है और इकोनॉमिक डिसरप्शन का भी सवाल है। इसलिए ये जो लगभग 1.5 अरब लोगों का देश है वह एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर है अगर आप AI को लेकर चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों AI जो है वह ट्रांसफॉर्म कर सकता है देश की बहुत सारी चीज़ों को। जैसे सबसे पहले हेल्थ केयर की बात करके सोचिए।
हमारे यहाँ जो हेल्थ केयर है, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, अगर आप उस पेंट्रेशन को देखें तो आप जानते हैं कि यूं भारत में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, लेकिन उनका कॉन्सेंट्रेशन जो है वह अर्बन एरिया में रहता है। और ग्रामीण भारत में जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशली स्पेशलिस्ट जो हैं, उनकी 80% तक कमी है। और आप डॉक्टर्स को से बात करके देखिए, मुझे अक्सर बात करने का मौका मिलता है। रूरल जो हमारा हेल्थ केयर है उसमें डॉक्टरों का इंटरेस्ट लगभग 0 के बराबर होता है। ऐसे में एआई जो है वह कई तरह के प्रॉमिसेस देता है, क्योंकि वह जो ग्रामीण अस्पताल हैं उनको एक्सेस दे सकता है बेस्ट टेक्नोलॉजी की, जो भले ही उस जगह पर फिजिकली मौजूद ना हो। इसी तरीके से अगली चीज़ जो है वो एग्रीकल्चर है। इंडिया की जीडीपी का 18% आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, और ये 18% जीडीपी का है। अगर आप इसमें पॉपुलेशन देखें तो वह बहुत ज़्यादा है, वो केवल 18% पॉपुलेशन नहीं है जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। ऐसे में जो एआई संचालित प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स है, ये फसल चक्र जो क्रॉप साइकिल है उसे लेकर ऑप्टिमाइजेशन की जो ज़रूरत है, या फिर पेस्ट आउटब्रेक को लेकर जो प्रेडिक्शंस की ज़रूरत है, वह एआई बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। उसके इंटरवेंशन बहुत सही तरीके से हो सकते हैं। एक और एरिया जिसमें एआई की बात अक्सर की जाती है वो सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस है। एआई एनेबल्ड फेशियल रिकॉग्निशन, पुलिसिंग, ट्रैफिक का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो, या डिजास्टर रिस्पॉन्स, इन तमाम चीज़ों में आजकल एआई का इस्तेमाल हो रहा है। कई देशों में ऑलरेडी हो रहा है, हमारे यहाँ भी कुछ जगहों पर बाकायदा इनका इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब है कि एआई अब आपकी ज़िंदगी को सीधे सीधे प्रभावित कर रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये, इसको लेकर कोई बहुत बहस नहीं है कि एआई भविष्य में और बल्कि वर्तमान में भी बहुत गहराई से इन सारे क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला है। बहस इसमें नहीं है, लेकिन बहस इस बात पर डेफिनेटली है कि ये केवल हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं या हमने एग्जीक्यूशन लेवल पर भी इन चीजों को कर लिया है। क्या हमारे पास वह इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया है कि नहीं? क्या हमारा टेक इकोसिस्टम जो है वो इतना वाइब्रेंट है? हमारी पॉलिसीज और हमारे पास टैलेंट और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर उस पैमाने पर है या नहीं है? हम ग्लोबल एक्सपेक्टेशंस को खड़े कर रहे हैं। हम लोग अपनी जनता को, अपने आम लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया हैज अराइव्ड इन एआई, बट डू वी हैव अ बैकअप? डू वी हैव अ इंफ्रास्ट्रक्चर? डू वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर एस्पेक्ट जो कि इसको इस एम्बिशन के साथ अलाइन करते हों, जो उसके बराबर दिखाई देते हों? एंड देन ऑब्वियसली द इशू ऑफ पिटफॉल्स। ध्यान रखिएगा, एआई जो है वह, अगर आप मिशेल फूको को याद करें तो आपको याद आएगा कि कोई भी ज्ञान का क्षेत्र केवल इनोवेशन नहीं होता। ज्ञान का क्षेत्र पावर होता है, ज्ञान का क्षेत्र पॉलिटिक्स होता है, ज्ञान का क्षेत्र कई मामलों में एक ऑप्टिक्स भी होता है, छवि निर्माण भी होता है। इसलिए उस पर्सपेक्टिव से भी एआई को समझने की जरूरत है, क्योंकि हर वादे के साथ जोखिम जुड़ा होता है। एआई आपको एफिशिएंसी देता है, लेकिन एल्गोरिथम, मैं बार बार कहता हूं कि बायसेस से भरी हो सकती है। ऑटोमेशन जो है वह कितने सारे लोगों की नौकरी छीन सकता है। इंडिया में 85% नौकरियां अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हैं, जिसमें सोशल सिक्योरिटी लगभग एब्सेंट है। एआई जब पहुंचेगा, और बार बार कहा जाता है, लोग कहते हैं कि नहीं एआई से डरने की जरूरत नहीं है, एआई के आने से कुछ नौकरियां आएंगी भी। सवाल बार बार ये उठता है कि जो नौकरियां आएंगी और जो नौकरियां जाएंगी वे क्या एक ही जनसंख्या से जुड़ी हुई? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो नौकरियां जाने वाली हैं वे लोग हैं जो गरीब हैं, वंचित हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, और जो नौकरियां आने वाली हैं वो उस क्षेत्र में आने वाली हैं जिस क्षेत्र के लोगों के पास अब भी थोड़ी बहुत नौकरियां हैं, क्योंकि उनके पास कुछ शिक्षा है, उनके पास ऑर्गेनाइज सेक्टर की जो सेफ्टी और सिक्योरिटी होती है वह है, और उनके पास अपने भी कुछ संसाधन है। क्योंकि अगर आप उन लोगों से नौकरी छीन रहे हैं जो भारत की 85% जनसंख्या है, और कुछ नौकरियां क्रिएट कर रहे हैं, जो नौकरियां उन लोगों को दे रहे हैं जो वो 85% नहीं है, तब इसका मतलब हम एक सामाजिक अनरेस्ट वाली स्थिति में, सोशल अनरेस्ट वाली स्थिति में। क्योंकि बार बार कहा जाता है कि इसका जो तरीका है वो है कि रीस्किलिंग करनी है, लेकिन ध्यान रखिएगा, रीस्किलिंग किसकी करनी है? कौन लोग नौकरियां खो रहे हैं? क्या उनकी रीस्किलिंग एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, एआई इकोसिस्टम के हिसाब से संभव है? क्या हम अगले 5 साल में, अगले 8 साल में एआई में जब एक पावर बनना चाहते हैं तब तक हम इस चेंज को ला पाएंगे, या फिर ये एक बड़ा डिसरप्शन होगा जो इक्विटी है उसके लिए नुकसानदेह होगा, जो असमानता को और गहरा करेगा? ये जो अगला महत्वपूर्ण चीज है कि एआई है क्या? एआई को किस चीज की जरूरत पड़ती है? वो है डेटा। डेटा इज ऑक्सीजन ऑफ एआई। भारत
इतने बड़े पैमाने पर डेटा प्रोड्यूस करता है। मोबाइल की लाखों करोड़ों इंटरेक्शंस हो रही हैं, हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ हैं, मशीन लर्निंग है, ये सब के सब रॉ मटेरियल, ये सारा का सारा डेटा रॉ मटेरियल है। ऐसे में एक पॉलिटिकल सवाल है कि ये डेटा किसके नियंत्रण में है और किसे इससे लाभ होता है। इसीलिए बार बार सॉवरेन एआई मॉडल्स की बात की जाती है। हमारी संप्रभुता से जुड़े हुए एआई मॉडल, जैसे एआई कोष की बात की जाती है, रणनीतिक नियंत्रण बनाए रखने की इसमें कोशिश दिखाई भी देती है, लेकिन सप्लाई चेन जो है वो ग्लोबल है। आप केवल इस देश की बाउंड्रीज के अंदर डेटा प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, आपका डेटा जो है पूरी दुनिया में प्रोड्यूस हो रहा है। और ऐसे में जब हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि सॉवरेनिटी बेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये सवाल केवल एक थियोरेटिकल पॉलिटिकल सवाल नहीं रह जाता, ये प्रैक्टिकल सवाल रह जाता। इसलिए इंडिया की सॉवरेनिटी का सवाल इस डेटा को लेकर कहीं ऐसा ना हो कि एक और नए किस्म का उपनिवेशवाद खड़ा हो। भारत पहले कभी उपनिवेश था, अब वो डेटा उपनिवेश, डेटा कॉलोनी बन जाए। इसे भी उस लिहाज से देखना पड़ेगा। एआई के मामले में एक महत्वपूर्ण चीज जिस पर चर्चा कम होती है वह एथिक्स का सवाल है। हम बार बार कहते रहे हैं कि एल्गोरिदम बायस एक सच्चाई है। एल्गोरिथमिक बायस वो जाति को लेकर हो, वह जेंडर को लेकर हो, वह वर्ग को लेकर हो, वो नेशनैलिटीज को लेकर हो, ये रियलिटी है। ये आपको हायरिंग में दिखाई देगा, ये आपको क्रेडिट रेटिंग्स में दिखाई देगा, ये आपको पुलिसिंग में दिखाई देगा, ये वेलफेयर एलोकेशन में दिखाई देगा। इसलिए जो सोशल इनसिक्योरिटीज हैं, सोशल असुरक्षाएं हैं, वह है सामाजिक गैर बराबरी को और गहरा कर सकती हैं। इसे समझने की जरूरत है और हमें अपने एआई इकोसिस्टम को इन बायसेस को मिटिगेट करने के लिए तैयार करने की भी जरूरत है। ये जो समिट हुआ, इस समिट में इन चीजों को पहचाना गया, इन पर बात की गई। पता नहीं क्यों रिपोर्टिंग में ये बातें नहीं आ रही हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि एआई सेफ्टी को लेकर, मिस इन्फॉर्मेशन को लेकर, चाइल्ड सेफ्टी को लेकर लगातार सेशंस हुए और इन सेशंस में इन बातों को स्वीकार किया गया कि ये जो एआई से जुड़ी हुई चीजें हैं, ये वास्तव में चैलेंज है इन चीजों को लेकर। इंडिया ने अपने डेटा प्रोटेक्शन लॉ 2023 में जो लागू किया है, वह इस बात की स्वीकृति है कि हमें इसको लेकर थोड़ा सा सचेत होने की जरूरत है। हालांकि अभी भी सेक्टर स्पेसिफिक जो एआई रेगुलेशंस हैं वो पूरी तरह से आए नहीं है, आने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगर आप एआई को जो इंटरनेशनल जो पूरा जियोपॉलिटिक्स है उसके लिहाज से देखें, तब भी आपको पब्लिक डिस्कोर्स में कुछ नई चीजें दिखाई देंगी। पहले तो जैसे फिर से याद कीजिए, मैंने मिशेल फूको की बात की। मिशेल फूको बार बार लैंग्वेज की बात करते हैं और लैंग्वेज जो है वो एक पावर की चीज होता है। एआई आज की सदी में या आज के समय में ऐसे ही लैंग्वेज ऑफ पावर है। वह चीज जो कि एआई को प्रभावित करती है, ऐसा कोई भी संसाधन अगर आपके नियंत्रण में है, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स हो, चिप्स हो, रेयर अर्थ मिनरल्स हो, कंप्यूटिंग पावर हो, टैलेंट हो, स्टैंडर्ड सेटिंग का इन्फ्लुएंस करने के प्लेटफॉर्म्स हो, इनमें से कोई भी चीज अगर आपके नियंत्रण में है, आपके देश के नियंत्रण में है, तो आपके पास पावर है। आप दूसरों की जिंदगी को, दूसरे देशों की जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए किसी भी डिप्लोमेसी के लिए, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय, किसी भी जियोपॉलिटिक्स के लिए अब इन चीजों पर नियंत्रण एक महत्वपूर्ण चीज हो गया। कुछ लोग तो मान रहे हैं कि युद्ध इसकी वजह से हो सकते हैं। ग्रीनलैंड वाला पक्ष हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल में देखा है। कुल मिलाकर ये जो मोरल कंपास का सवाल है, ये सवाल मानना कि एआई कोई मूल्य निरपेक्ष चीज है, उसका कोई लेना देना नहीं है वैल्यू से, गलत है। सच्चाई ये है कि एआई के मामले में भी आपका मोरल कंपास इंटैक्ट होना चाहिए। इट इज गोइंग टू बी क्रिटिकल। जरा सोच के देखिए, हम बार बार कहते रहे, सर्विलेंस पूरी तरह से दुनिया भर में अब एआई के जिम्मे दिया जा रहा है और एआई आधारित जो फेशियल रिकॉग्निशन है वो निश्चित तौर पे जाने बचा सकता है। वो प्रोफाइलिंग कर सकता है, पहले से खतरों को भांप सकता है और रोक सकता है, लेकिन वह आपकी प्राइवेसी का उल्लंघन भी कर सकता है और वह उस भेदभाव को भी बढ़ा सकता है कि किस व्यक्ति के खिलाफ फेशियल रिकॉग्निशन उसके फेशियल एक्सप्रेशंस की वजह से, उसके फेशियल जो उसका जेनेटिक्स है उसकी वजह से, या फिर उसकी जो रेस है, उसका जो नस्ल है उसकी वजह से हो सकता है कि कुछ लोग इसके रिसीविंग एंड पर पहुंच जाएं। तो एआई जो है वह केवल कुछ टेक्नोक्रेट्स की चीज नहीं है,
उसमें यूनिवर्सिटी शामिल होंगी, उसमें कोर्ट्स शामिल होंगे, उसमें संसद शामिल होगी, उसमें सिविल सोसाइटी शामिल होगी। इन सबको मिलकर एआई को समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से उस पर काम करना पड़ेगा। कुल मिलाकर जो एआई समिट था, एआई इम्पैक्ट समिट जो है, वह एक अवसर देता है कि हम अपनी भाषा को, हम अपने सोचने समझने के तरीके को, हम अपनी योजनाओं को इस तरह से बनाएं कि ये जो आने वाले बदलाव हैं वे उनके लिए तैयार हों। दशकों से हमने ग्लोबल लेवल पर जो बड़ी टेक कंपनीज थी उनको इतना प्रभावशाली होते हुए देखा है कि उन्होंने पूरी दुनिया को, इनफैक्ट बहुत सारी सरकारों को अपने मातहत बना के रखा। हमने देखा कि गूगल, अमेजन, मेटा जैसे जो ग्लोबल किस्म के दिग्गज हैं, उन्होंने देशों को केवल कंज्यूमर मार्केट बना दिया। हम सब कंज्यूमर मार्केट हो गए। ध्यान रखिएगा, एआई के दौर में हम ये गलती दोबारा नहीं कर सकते। हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि एआई वाली जो दुनिया होगी उसमें हम केवल रिसीविंग एंड पर नहीं होने चाहिए। हमारे पास वह इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, हमारे पास वो टैलेंट होना चाहिए और हमारे पास वो करेज होना चाहिए कि हम खड़े हो सकें। एआई इम्पैक्ट समिट दरअसल एक सेंस में एक चैलेंज देता है, पूरे देश को ये बताता है कि आप एक निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं, जहां आपको निर्णय लेना है कि आप जो ग्लोबल लेवल पर एआई है उसमें आप निर्माता होंगे या दूसरे निर्माण करेंगे और आप केवल पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, कंज्यूम कर रहे होंगे। और ये मामला केवल सरकार का नहीं है। ये सही है कि इसमें हर सिटीजन, हर नागरिक शामिल होगा। ये सही है कि इसमें पॉलिसी मेकर्स शामिल होंगे, इसमें जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी शामिल होंगे। लेकिन कुल मिलाकर एज अ नेशन यू विल हैव टू रिएक्ट। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर विचार कीजिए और अपने क्षेत्र के हिसाब से विचार कीजिए। अगर आप विद्यार्थी हैं तो एजुकेशन के लिहाज से विचार कीजिए, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो इंडस्ट्री के लिहाज से विचार कीजिए, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आप एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से विचार कीजिए, अगर आप खिलाड़ी हैं तो खेल के लिहाज से विचार कीजिए और बताइए कि आपका क्षेत्र कैसे एआई से प्रभावित होता है और आपकी आशंकाएं क्या हैं कि एआई आपके क्षेत्र के भविष्य को कैसे प्रभावित करने वाला है और आप क्या उम्मीद करते हैं कि नीतियों में इस बात को कैसे संबोधित किया जाए।